हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, और उसमें हम पहुंच गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक। हमने प्रीवियसली जो देखा दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि कैसे टाउन्स में जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया इस मूवमेंट में। और उसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई, लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी, ब्रिटिश जो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे उसमें। साथ ही साथ लोगों ने जो आप कह सकते हो उनके कपड़े थे, ब्रिटिशर्स के कपड़े थे या उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ थी, ट्रेडर्स ने उनकी जो गुड्स थे या सर्विसेज थी उनसे अपने आप को अलग कर लिया। इसके कारण से इकोनॉमिकल उनको लॉस हुआ। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो है हमारा सेकेंड पॉइंट, विच इज़ रिबेल इन द कंट्री साइड। हमारा कंट्री साइड के अंदर मतलब गाँव देहात में क्या रिबेलियन का इम्पैक्ट पड़ा, या वो रिबेलियन कैसे हुआ, रिबेल कैसे हुआ। देखें कि कैसे कंट्री साइड में ऐसा कुछ होता है। आप समझ के चलें, जब कंट्रीज़ में मतलब हमारी पूरी कंट्री के अंदर, स्पेशली हमारी जो सिटीज़ थी उनके अंदर जब इस तरह का कोई मूवमेंट चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस जो था वो गांव तक भी पहुंचा। गांव के अंदर जो पेजेंट्स हैं या फिर जो ट्राइबल्स थे, इन्होंने अलग अलग तरीके से इंडिया के इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी इस दौरान लोगों का मतलब द पीपल वर स्ट्रगलिंग ऑल ओवर द प्लेसेस। जैसे जो पीजेंट्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनसे क्या किया जा रहा है, उनसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी बेनिफिट्स लिए जा सकते थे वो लिए जा रहे हैं। एंड इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ रहा था किस पे? हमारे लोगों पर। ये मान के चलें आप, जो लोग हैं बेसिकली दे वर सफरिंग, दे वर स्ट्रगलिंग। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जो पेजेंट्स हैं या जो ट्राइबल्स हैं वो अलग अलग इंडिया के पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन से। मतलब ऐसे समझ लो ना कि जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में केवल वही प्रोडक्शन किया जाएगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ ये भी मान के चलो कि जो पेजेंट्स हैं उनसे जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको चीपर रेट्स में ले लिया जाएगा जस्ट टू फुलफिल द जो एपेटाइट है सोल्जर्स की उनके लिए, या जो भी चीज वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो भी चीज वो बनाएंगे, केवल वही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम में आ सकती है। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल दे वर डूइंग। जो अवध था, अवध के अंदर भी ऐसे ही पेजेंट्स का जो कंडीशन था, जो प्रॉब्लम था, दे वर स्ट्रगलिंग। व्हाट दे हैव डन। अवध कहां पड़ता है बेटा? अवध है बेटा यूपी के अंदर, है ना, यूपी। एट प्रेजेंट अगर आप आज की सिनेरियो की बात करो, उस टाइम पर भी अवध वही वाला मतलब अयोध्या के आसपास वाला। तो जो अवध है, अवध में जो पीजेंट्स थे दे वर स्ट्रगलिंग बाय सच एक्टिविटी। तो पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्रा, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन इन अ फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब जिनको मतलब जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी और उसके बदले में ज्यादा कुछ दिया भी नहीं जाता था। तो इस तरह के लेबर वर्क के अंदर ही वॉज ऑल्सो द पार्ट। बाबा रामचंद्रा कौन था भी बताता हूं। ये एक सन्यासी थे जो फिजी के अंदर हमारे यहां से लोगों को जबरदस्ती एक तरीके का फोर्स लेबर करवाया जाता था। फिजी एक जगह है, वहां पे ब्रिटिशर्स यहां से क्या करते थे, एक तरीके से कह सकते हो स्लेव्स को लेते थे और वहां पर भेज देते थे, वहां पे काम करवाते थे। जब ये लौट के आए इंडिया में तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। ही वॉज अ सन्यासी। फोटो देखो, ये बाबा रामचंद्र थे जो ऑलरेडी फिजी के अंदर एक इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। एंड ऐसे में आगे चल करके इन्होंने लोगों को और इस तरह के पीजेंट मूवमेंट को इन्होंने क्या किया, प्रोसीड किया। दिस वाज ऑल अबाउट बाबा रामचंद्रा। आगे देखो, आगे क्या है, इन्होंने आगे कहा कि ये मूवमेंट जो था वो बेसिकली ताल्लुकदार्स के अगेंस्ट में था और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था। ये ताल्लुकदार कौन है, लैंडलॉर्ड्स कौन है? ऐसे आप समझ लीजिए कि जो जमीनें होती थी, इन जमीनों को ब्रिटिशर्स क्या कर देते थे, लोगों को एक तरीके से इनकी ऑनरशिप दे दिया करते थे, उसके बदले में टैक्स वगैरह लेते थे। तो ये जो पीजेंट्स हैं या फिर ये जो फार्मर्स हैं या फिर जो भी वर्कर्स हैं, इनकी जमीनों पर ये काम कर रहे होते हैं और एक तरीके से इनसे लेबरिंग वर्क करवा रहे होते हैं। तो ये जो ताल्लुकदार थे, ये ताल्लुकदार एक तरीके से इनको हरास करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, इनको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं देते थे, और कई तरीके का और भी एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो मूवमेंट इन्होंने छेड़ा ये ताल्लुकदार्स के और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। देखो एक बार और मैं समझा देता हूं।
इन लोगों का कंडीशन क्या था कि ये डिमांड कर रहे थे। अब ये जो ताल्लुकदार हैं या फिर आप मान सकते हो ये जो पेजेंट्स हैं इनका ताल्लुकदार एंड ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये ज्यादा रेंट की, हाई रेंट्स की डिमांड करते थे कि भी तुम्हें अगर हम जमीन दे रहे हैं और उस पर अगर तुम कल्टीवेशन करना चाह रहे हो, लैंडलेस लेबर हो, तो आपको अब ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। साथ ही पता ही नहीं कितने टाइप के टैक्सेस इनको देने को इन्होंने कह दिया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस दे हैव इम्पोज्ड। अब ऐसे में ऑब्वियसली ये लोग तो क्या होंगे, परेशान होंगे ही। तो ऐसे में जो भी टेनेंट्स थे दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कितने दिन तक ये काम करेंगे, कितने दिन तक वो जमीन इनके पास रहेगी, कभी भी इनको अलग कर दिया जाता था, कभी भी इनको निकाल दिया जाता था। तो ऐसे में यहां पे ये एक तरीके से विक्टिम बनते थे हर बार, और इनका किसी भी तरीके का कोई भी, जब देखो इमेजिन कीजिए ये जमीन है, इस जमीन पे ये हार्वेस्ट ग्रो कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में पहले तो टैक्स देना है, उसके अलावा इनको रेंट देना है, और फिर भी एश्योरिटी नहीं है कि कब तक ये अपने आप को वहां पर स्टेबल रख पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कह सकते हो ना एक्सप्लॉयटेशन का जो लेवल था वो काफी ज्यादा ऊपर था। इनके पास कोई राइट नहीं होता था किसी भी तरीके का। जो पेजेंट्स होते थे उनको बेगार करनी पड़ती थी। ये जो बेगार है इट इज अ हिंदी वर्ड, या मतलब इंग्लिश वर्ड कह दो, या फिर एक इंग्लिश वर्ड ही है। बेगार का मतलब बेगारी होता है। बेगार का मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो बैगर कह दो या फिर बेकार कह दो। किसी की यहाँ पे जी हुजूरी जिसको अपन बोलते हैं, तो वो ये वाली कंडीशन है कि यहाँ पर जो पेजेंट्स थे उनको हमेशा जी हुजूरी करनी पड़ती थी। जो लेबर होते थे विलेजेस में उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो किसी भी पेमेंट की इच्छा रखे बिना काम करते रहे, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना लेबरिंग वर्क करें। इस चीज के लिए उनको फोर्स किया जाता था। यही जो चीजें थी ना, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। और ऐसे कंडीशन में जो पेजेंट्स थे दे वर डिमांडेड कि आप हमारे जो रेवेन्यूज हैं, हमारे जो टैक्सेस हैं उनको कम कर दो, या फिर ये जो बेगार का आपने काम यहाँ चला रखा है, मतलब जो फ्री में हमसे मजदूरी कराते हो उसको भी आप खत्म कर दो। साथ ही साथ ये जो ऑपरेसिवनेस है, ये जो ऑपरेसिव कैरेक्टर है, या फिर आपकी एक्टिविटीज हैं, किसी को एक तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये जो आपकी एक्टिविटी है, नेचर है, उसको आप क्या करो, खत्म करो। इस बिहेवियर को खत्म करो, बॉयकॉट करो इस चीज का। ये इनकी छोटी सी कुछ डिमांड्स थी। इन्हीं डिमांड्स को लेकर के दे वर एक्चुअली ट्राइंग कि कोई ना कोई इनका लीडर हो और वो लीडर इनके लिए क्या करे, काम करे। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए। अब जब इतनी बातें हो रही थी तो एक और बात इसमें ज़रूरी है जुड़ना, कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन को चाहिए जो इनकी डिमांड्स को आगे लोगों के रख सके। इस दौरान जब ये कुछ हो रहा था तो जो ये बाबा रामचंद्र हैं, ये जो बाबा रामचंद्र जिनके बारे में आपको बता रहा था, इन्होंने एक तरीके से ये लोगों की डिमांड्स को लेकर के सामने आए। स्पेशली अवध के अंदर जो पेजेंट्स थे उनके साथ जो हो रहा था। अवध एक छोटी सी जगह, मत समझना, एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी। तो उसमें जो कुछ हो रहा था तो एक लीडर ही सामने आया और उन्होंने ये जो डिमांड्स थी, इन डिमांड्स को लोगों के सामने, जो भी इनके आप कह सकते हो जो भी एक तरीके का ऑनरशिप है या जिनके पास में अथॉरिटीज थी, उनके सामने रखा। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी डिसएग्रीनेस शो करने के लिए, जिसमें कई प्लेसेस पे तो ये जो ताल्लुकदार थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, इनके अगेंस्ट कुछ लोग सामने आए, जैसे नाई, बार्बर और धोबी, वॉशरमैन। ये लोग सामने आकर उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे हम। तो सोचो इस लेवल पे जाकर के जो भी ये छोटे, जो भी एक मतलब आप कह सकते हो अनपावरफुल पीपल थे, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट शो करना शुरू किया। और बहुत सारे, जब अलग अलग जगह पर इतने छोटे लेवल पे जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनकी आंखें तो खुलेगी। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को, जो भी पंचायत है, देखो they were organized by the panchayat to deprive the landlords to the services and even barbers and washermen। इन सभी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद मतलब अब याद करो सत्याग्रह मूवमेंट में जब बता रहा था तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने एक तरीके का इंडिकेशन दिया था। व्हाट इंडिकेशन? दे हैव गिवन द इंडिकेशन कि आपको सत्याग्रह करना है तो 3-4 चीजें हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। फास्टिंग आप रख सकते हो, हड़ताल आप कर सकते हो, हिजरत आप कर सकते हो, और ये बंद भी उसमें से एक था। बंद मतलब काम ही नहीं करेंगे हम। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यही तो था। और जो भी छोटे से छोटा तमका, छोटे से छोटा जो ग्रुप काम कर सकता था, वही इस दौरान चल रहा है। नाई और धोबी ने, जो भी लोग हैं, जो भी ताल्लुकदार वगैरह हैं, उनके जो भी काम था उनको क्या किया, इन्होंने एक तरीके से वाइंड अप कर दिया। इट वॉज अ टाइम ऑफ जून 1920 वेयर जवाहरलाल नेहरू बिगिन
बिगिन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। वो लगभग जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांव-गांव जाते थे और वहां पे लोगों की कंडीशंस को समझने की कोशिश करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब अवध पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया। एंड दैट ग्रीवेंसेस, दैट कंडीशंस वर सो पैथेटिक, दैट इज व्हाई इन्होंने मिलकर के बाबा रामचंद्र के साथ में इन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जिसको कहा गया उद किसान सभा। और इसमें इन्होंने ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इन सभी कंडीशंस को, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशन शुरू किया। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। आपसे पूछ लेते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कब किया गया था? अक्टूबर के अंदर। और किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसको मतलब हेल्प किया? रामचंद्रा को, बिकॉज ही वॉज अ लोकल लीडर एट दैट टाइम। अब आगे क्या हुआ? जब ये उद किसान सभा बनी तो उद किसान सभा में उद किसान आंदोलन भी कहते हैं, उद किसान सभा भी कहते हैं। तो ये उद किसान आंदोलन या उद किसान सभा के अंदर जो भी चीजें डिस्कस होती थी इनको आगे कन्वे कर दिया जाता था और धीरे धीरे करते करते लगभग इसकी 300 ब्रांच बन गई। हर गांव में हर कुछ ही महीनों के अंदर आगे चल के जब ये कन्वे होने लगा मैसेज कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा हमें कुछ करना है, तो ऐसे में लगभग 300 से ज्यादा ब्रांच इनकी यहां पर बन गई कि ये लोग सब मिलकर के क्या करेंगे, अपनी जो डिमांड है वो रखेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी मैंने आपको बताया, जो भी इनकी डिमांड्स थी उन सबको बेस बनाते हुए कांग्रेस ट्राई टू इंटीग्रेट अवध पीजेंट स्ट्रगल विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, उनको जोड़ने की कोशिश की गई। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। ये जो किसानों की डिमांड है, किसान जो डिससेटिस्फाइड थे, इसको इन्होंने कहीं ना कहीं रिकनेक्ट करने की कोशिश की कि भैया बेनिफिट उठा सकते हैं अपन कि अगर कॉन्ट्री साइड में भी लोग अनहैप्पी हैं ब्रिटिशर्स के काम से, तो क्यों ना उनको भी अपने साथ में मिला लें। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब किसी भी तरीके से कॉपरेशन नहीं देना था ब्रिटिशर्स को, और गांधी जी भी इस बात को मानते थे। कांग्रेस के थ्रू ही तो उसको अप्रूव किया गया था दिसंबर 1920 में, और ये इसी दौरान काम चल रहा है। कब? ये देखो बात समझना, अक्टूबर 1920 की बात कर रहा हूं, ये जून 1920 है और अक्टूबर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बना है और दिसंबर के अंदर हुआ था नागपुर सेशन, दिसंबर 1920, है ना। ऐसे में मान के चलें आप, अभी तक ये कंडीशन जो हम बना रहे हैं, जो हमें चला रहे हैं हम, ये पहले की है। ये कांग्रेस का मतलब ग्रुप ने आगे चल के सोचा, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और आगे इन्होंने कहा कि भैया हम जोड़े लेते हैं इनको भी अपने साथ में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बड़ा हो जाएगा। बट जो पेजेंट्स थे, मूवमेंट डेवलप्ड इन अ फॉर्म्स दैट द कांग्रेस वाज अनहैप्पी विद। लेकिन ये जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा था, ये अलग अलग लोग जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक कलेक्टिव नहीं था, मतलब एक कलेक्टिव फॉर्म में नहीं था। दैट इज व्हाई दे वर अनहैप्पी, द कांग्रेस लीडर्स वर अनहैप्पी, और इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। आगे चल के तुम्हें पता ही है कि 1921 में जब खिलाफत कमेटी भी या खिलाफत मूवमेंट भी इसके साथ जुड़ गया, उसके बाद क्या हुआ आगे फर्दर 1921 में हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जब ये किसान जो थे काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हुए, तो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बिल्कुल एक सिंपल नॉर्मल प्रोटेस्ट था जिसमें नॉन वायलेंस होता, और यहां पर ये जो किसान थे ये अब क्या करने लग गए, वायलेंट होने लग गए। तालुकदार्स के घर पहुंचते, मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के घर पहुंचते और अटैक कर देते, बाजार को लूटने लग जाते, ग्रेन्स को लूट लेते, और कहीं ना कहीं हर जगह पर हड़कंप जो था वो मचाना इन्होंने शुरू किया। वायलेंट एक्शंस इन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये सारे जो कंडीशंस मैंने कहा कि द कांग्रेस वर अनहैप्पी, सम स्टेप्स दे वर टेकन, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज थे, उनका कोई लीडर ऐसा नहीं था जो उनको बता सके कि आपको वायलेंट एक्शंस नहीं करने। और ये जैसे जैसे इनको देख रहे थे तो इनके एक्शन से जो कांग्रेस लीडर थे वो अनहैप्पी थे। आगे क्या होगा, कई जगह पर तो जो लोकल लीडर बन गए थे ना इन ग्रुप्स के, वो ये कहते थे कि हमें गांधी जी ने ऐसा कहा है, या हमें कांग्रेस की तरफ से ऐसा, जब ये लोगों को समझा रहे होते थे कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, हमें ये ऑर्डर कहाँ से मिला है, कांग्रेस के थ्रू, हमें गांधी जी के थ्रू। तो इस तरह से मैनिपुलेट करते थे लोकल लीडर्स को या पेजेंट्स को। बोला जाता था कि हमें तो गांधी जी ने मतलब गांधी जी ने ऐसा कहा है कि आपको टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं है, और ये जो लैंड्स हैं वो गरीबों में बांट लो, मतलब इस तरह की चीजें, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इससे क्या हुआ, जो एग्रेशन था कॉमन पीपल का वो बढ़ गया, एंड द पीपल वर नॉट हैप्पी बाय दैट और बाय देयर एक्शंस, और कांग्रेस लीडर एज वेल। कुछ लोग तो उनसे नाखुश थे, कांग्रेस लीडर भी नाखुश थे। जब बात गांधी जी के पास पता चली कि मेरी बात को या मेरे जो वर्ड्स थे उनको कहीं ना कहीं अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो गांधी जी भी नाराज हुए। महात्मा गांधी के नाम
को लिया गया और जो भी मतलब ये बताया गया कि गांधी जी ऐसा चाह रहे हैं, गांधी जी की ये चाह है या इच्छा है। और आगे चल के गांधी जी इस बात को लेकर के काफ़ी दुखी हुए कि उनकी बात और उनके मोटिव को कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया। ये तो हुई कॉन्ट्रिसाइड की बात। इसी दौरान मतलब इससे थोड़े टाइम पहले जब सत्याग्रह मूवमेंट चल रहे थे तो एक पीछे सत्याग्रह मूवमेंट और है। याद करो जब मैं आपको एक मूवमेंट, ये सारे सत्याग्रह मूवमेंट बता रहा था तो मैंने बारदोली का भी नाम लिया था, तो वहां पर भी एक ऐसा ही वल्लभ भाई पटेल का एक इंसिडेंस बीच में आ जाता है जो आपको मुझे बताना है। डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं 1928 पर। ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है ये एक्स्ट्रा में है, मान के चलो, ठीक है। आप प्लीज अपनी टाइमलाइन से, जो भी आपकी टाइमलाइन है उसे आप अलग मत रहिएगा। बारदोली गुजरात के अंदर, यही एक ताल्लुकदार, वही तालुका थी। तालुका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रुप, और मतलब एक लैंडमास एरिया, उस लैंडमास पे जो लैंडलॉर्ड है वो ताल्लुकदार थे। तो ऐसी ही एक तालुका थी जिसका नाम था बारदोली। वहां पर एक इन्होंने मूवमेंट किया था और मूवमेंट था लैंड जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में। लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था एंड दे वर नॉट कैपेबल टू फुलफिल दैट। तो सरदार पटेल वहां पहुंचे और उन्होंने इस मूवमेंट को प्रोसीड किया बारदोली के अंदर, और अल्टीमेटली इसको एक सक्सेस भी दिलवाई सरदार पटेल ने। एंड जब हम सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ते हैं तो सत्याग्रह मूवमेंट में जब गुजरात को हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 ऐसे एक सीक्वेंस में देख लेना। ऊपर अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली और डांडी, ये इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है गुजरात के मैप में, ठीक है। तो ये एक काफी सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। आगे चल के ट्राइब्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, ट्राइबल्स का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। तो दूसरा समझ में आ गया तुम्हें कि कैसे कॉन्ट्रीसाइड के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ, जस्ट प्रोटेस्ट ड्यू टू, या मैं कह सकता हूं जस्ट फॉर ये जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सो दिस वाज द रीजन एंड दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो हमने देखा कि कैसे कॉन्ट्रीसाइड में ये रिबेल हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, कि कैसे ट्राइबल्स ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। द पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये हमारा थर्ड वन है, ठीक है। आ जाइए, इसमें तो बहुत ही मजेदार एक चीज आएगी। अभी तुम जानते हो कि जो पेजेंट्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इसी पैरेलल जो ट्राइबल पेजेंट्स थे ये भी कहीं ना कहीं इस आइडिया ऑफ स्वराज या आइडिया ऑफ सत्याग्रह से काफी इन्फ्लुएंस हुए। महात्मा गांधी और इनके आइडियाज से कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा, एंड ऑल्सो दे वर स्ट्रगलिंग। ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज जो चल रही थी उससे ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। दिस वॉज द रीजन कि दे वर ऑल्सो अनहैप्पी। तो इन्होंने क्या किया, एक जगह है एक तरीके का मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ गुडेम हिल्स में ऑफ आंध्र प्रदेश इन अर्लियर 1920। देखो गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, पहले तो इस मूवमेंट के बारे में समझाता हूं कि जब कोई चीज छुप करके कहीं पर अटैक किया जाए किसी छोटे से ग्रुप के थ्रू, एक पूरा स्ट्रेटेजिकल एक इवेंट हो, वो होता है गोरिल्ला मूवमेंट या गोरिल्ला अटैक। तो गोरिल्ला मूवमेंट हुआ, एक तरीके का मिलिटेंट अटैक था या एक मिलिटेंट मूवमेंट था। गुडेम हिल्स कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, 1920 में हुआ था ऐसा कुछ। इसी दौरान, ये मतलब पैरेलल में आपको कहानी बता रहा हूं, 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1921 के अंदर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब चल रहा था, तो इन बिटवीन क्या क्या हो रहा था पूरे भारत में, उस चीज को हमने हाईलाइट किया है। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कब हुआ, फिर अभी जस्ट हमने देखा है कि 1900 अर्लियर 20 की हमने बात करी, जून की बात करी, अक्टूबर की बात करी। इसी पैरेलल इसी टाइम ड्यूरेशन में 1921 मतलब 1919 के आसपास और 1920 के आसपास ऐसा कुछ यहां पर कंडीशन चल रही थी। क्या होता है देखिए, इस तरह का कांग्रेस, मतलब आप ये समझो स्प्रेड इन अ फॉर्म दैट कांग्रेस कुड नॉट अप्रूव। यहां पर गुडेम हिल्स के अंदर जो मूवमेंट था या जो अटैक था ये वायलेंट एक्शन था। सेम कांग्रेस इस बात को भी क्या कर रही थी, डिसएग्री कर रही थी। यहां पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने बड़े बड़े फॉरेस्ट को बंद कर दिया और उनको सीज कर दिया, जस्ट बिकॉज वहां पे जो प्लांटेशन वर्क था, उस प्लांटेशन वर्क के कारण उनको काफी बेनिफिट मिल रहा था। और ये जो प्लांट्स थे, ये जो फॉरेस्ट एरिया था, ये काफी सारी ट्राइब्स का घर हुआ करता था। जब इनका यहां पर
आना या फिर इनका यहाँ रहना क्लोज कर दिया गया, तो वहां पर रहने वाले जो लोग थे, जो ट्राइब्स थी, वो काफी डिससेटिस्फाइड हुए, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। चाहे वो गेज करवाने की बात हो अपने कैटल्स को, या फिर फ्यूल वुड कलेक्ट करने की बात हो, या खाना अपना कलेक्ट करने की बात हो इन अ फॉर्म ऑफ फ्रूट एंड या जो भी वेजिटेबल्स हैं। तो इनका एंट्री जब बैन कर दिया गया तो दीज पीपल वर वेरी डिससेटिस्फाइड। और भैया देख लो यहां पर फोटो में तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो भी पर्सन थे, इन्होंने कलेक्टिवली इस बात को इनिशिएट किया, क्योंकि वो गांधी जी को भी उस टाइम तक समझ चुके थे, उनकी बात समझ जान चुके थे, या स्वराज की जो कंसेप्ट थे उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने सीख लिया था, जान लिया था। तो ऐसे में इन्होंने कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया अपना कहीं ना कहीं जो भी ग्रुप था उसे। और ऐसे में ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इन रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू जो ये ट्राइबल पीपल हैं या हिल पीपल जो हैं, इनकी जो लाइवलीहुड पे आ रही प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इस तरह के स्ट्रगल को जन्म दिया। यहां पर दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, कि भाई ये तो हमारा अधिकार है कि हम ट्राइब्स हैं, हमारे ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यही हमारा घर है। अगर हमें हमारे घर से ही बेघर किया जा रहा है तो ये क्या है, हमारे नेचुरल राइट्स, हमारे ट्रेडिशनल राइट्स का एक तरीके से उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन है। तो हमें क्या करना है, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मैक्सिमम लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, ये तो मान ली हमने बात। एक स्टेप और आगे पहुंच गए कि जो भी लोग अब ये फॉरेस्ट में जिनको जाने से मना किया जा रहा था, उनको ये लोग मिलकर के, ब्रिटिशर्स मिलकर के जबरदस्ती फोर्स लेबर करवाते थे। और फोर्स लेबर में बेसिक तुम जानते हो, जैसे ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, इस फॉरेस्ट एरिया में कई सारी ऐसी चीजें मिल रही है जिसको बेचने पर बहुत मुनाफा हो सकता है। तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अब उनको तो आदत है, या तो वो किसी चीज पे बैठ के जाएंगे या कार में जाएंगे, तो उनको जबरदस्ती फोर्स लेबर करवाया जाता था, इनको बेगार करवाई जाती थी, इनको वही चीज फ्री में काम करवाया जाता था, जबरदस्ती रोड बनाने में या फिर फॉरेस्ट को काटने के लिए इनको फोर्स किया जाता था। इसी दौरान एक पर्सन थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये इसके अंदर एक तरीके का हीरो बन के सामने आएगा, एंड ही हैज डन सो मेनी थिंग्स, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। यहां पे एक लिस्ट बना रखी है हमने, जिनके अंदर हमने देखा है कि अलूरी सीताराम राजू कैसे काफी फेमस हुए, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या किया अलूरी सीताराम राजू ने, चलिए देखें। लिस्ट के थ्रू देखोगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी सॉर्ट हो जाएगी। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, देखो बहुत ही सिंपल है और थोड़ा जोकिंग भी है। ये कहते थे कि इनके पास में वैरायटी ऑफ सुपर पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स। ही क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। ये राजू अपने, मतलब मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, बट राजू को लगता था, सीताराम राजू को लगता था कि ये माइटी राजू हैं और इनके पास में कई सारी चीजें हैं। जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस होती हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, दे कैन डू दैट। अगर किसी पर्सन को कोई घाव वगैरह हो गया है तो उसको हील भी कर सकते हैं, और इवन अगर इनको कोई शूट भी कर देगा ना तो भी इनके कुछ नहीं होगा, इनको ऐसा लगता था। और काफी, अगर ऐसा कुछ था तो दैट वाज रियली ग्रेट। तो ऐसे में इनका ये जो क्लेम था, इसके कारण से ये लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए। ऐसे में बहुत सारे लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए, और जब रिबेल हुआ तो ऐसे में इन्होंने अपने आप को बताया कि मैं ईश्वर का अवतार हूं और आप लोगों के साथ में जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मैं हील करूंगा। आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को मैं खत्म करूंगा। ऐसा कुछ इन्होंने क्लेम किया, और लोग भैया इनके लिए क्या हो गए, एक तरीके से दीवाने मस्ताने। मतलब भगवान का अवतार हूं मैं, और मेरे पास में सुपर पावर्स हैं, मैं चीजों को हील कर सकता हूं, मेरे को कोई गोली मार दे तो मैं सहन कर जाऊंगा, बच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों से काफी ज्यादा ये लोगों तक पहुंचे, अप्रोच इन्होंने किया, और पीपल वर एक तरीके से इनके डिवोटी हो गए। ऐसे में ही वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। और जब भी ये प्रवचन अपने देते थे तो वो हमेशा महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के ऊपर बात करते थे, उनके जो विचार थे उनको कन्वे किया करते थे लोगों पर। अब लोगों को ये पता था, मतलब इनको भी पता था कि महात्मा गांधी जी का थॉट क्या चल रहा है इस दौरान। तो ही वॉज एक्चुअली गिविंग द मैसेज ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी टू एवरीवन जो कि इनसे कनेक्टेड है। इन्होंने कहा कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा है वो अच्छा है, और ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड एंड ही इन्फ्लुएंस्ड अदर वन। तो इन्होंने दूसरों को इन्फ्लुएंस भी किया। इन्होंने कहा कि लोगों को कि तुम भाई खादी पहनो, और जब खादी पहनोगे तो अननेसेसरी ये जो लोग पैसा हमसे कमा रहे हैं वो
इनका खत्म हो जाएगा और लोग यहां से मूव कर जाएंगे। इन्होंने कहा जो आपके बैड हैबिट्स है उन बैड हैबिट्स को भी आपको गिव अप करना पड़ेगा, जैसे अगर आप नशा करते हैं तो उस नशे को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें इन्होंने कही। आगे चल के ये कह रहे थे कि केवल एक चीज जो गांधी जी के विचारों से ये सहमत नहीं थे, तो उन्होंने कहा या ये मानते थे, मैं ये कह सकता हूं कि इफ यू विल, इन्होंने कहा बिलीव दैट इंडिया, कि इंडिया केवल तभी लिबरेट हो सकता है, फ्रीडम गेन कर सकता है जब आप फोर्स अपना यूज करो। इनके पास तो ताकत थी तो इस कारण से इन्होंने कह दिया कि भैया फोर्स यूज करो। महात्मा गांधी के पास नहीं थी तो उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस। तो यहां पर जो अलूरी सीताराम राजू थे, या इनका इन्फ्लुएंस था या इनका जो थॉट था, आइडियोलॉजी थी, उन्होंने मैक्सिमम चीजों में महात्मा गांधी जी के साथ अपना कनेक्शन रखा। बट ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इस बात में बिलीव करे कि आप नॉन कॉपरेशन या आप नॉन वायलेंस के थ्रू ही फ्रीडम गेन कर लेंगे। तो इनका बिलीव था कि आपको अगर फ्रीडम गेन करनी है तो यू नीड टू शो योर पावर, तो अपनी ताकत जो है आपको दिखानी पड़ेगी और आपको वायलेंस का जो रास्ता है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में ये जो गुदेम हिल्स थी या जहां पर भी इनका इन्फ्लुएंस था, वहां पर लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या करने लग गए, वो एक्शंस करने लग गए। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की, इनके फॉलोवर्स ने और इन्होंने। ऐसे में जब पता चला कि ऐसी कुछ चीज चल रही है तो वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर स्वराज, मतलब वही छुप करके अटैक करना, लोगों को मारना, इस तरह की एक्टिविटीज यहां पे कैरी फॉरवर्ड की गई। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, इनको पकड़ लिया गया और इनके ऊपर जो भी क्लेम्स थे उन सारे क्लेम्स को भी प्रूव कर दिया गया, मान लिया गया और इनको कैप्चर करके इनको फांसी लगा दी गई, मार दिया गया इनको 1924 में। लेकिन ये मर तो गए, लेकिन आगे चल करके ये लोगों के लिए एक तरीके के जो अपन कह सकते हैं ना लोक देवता या फिर जो फोक हीरोज हैं उस तौर पर ये सामने आए। ठीक है, तो अलूरी सीताराम राजू चाहे कुछ भी बोलते हो, चाहे कुछ भी क्लेम करते हो, बट यस इनका जो एक अपीयरेंस था, इनका जो एक इन्फ्लुएंस था या जो पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और जो ट्राइबल ग्रुप है उनको अवेयर करने में और कुछ अच्छी चीजों के ऊपर, वो नो डाउट रिमार्केबल है और इन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल्स एंड पेजेंट्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमने 2 टॉपिक पढ़े आज। हमने पढ़ा कि कैसे स्वराज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कंट्री साइड से और एक तरीके से ट्राइबल्स पीपल का पार्टिसिपेशन क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। वी हैव सीन दीज 2 एलिमेंट्स। एक इसमें बच रहा है कि अब पेजेंट्स का प्लांटेशंस के अंदर प्लांटर्स का क्या पार्टिसिपेशन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें, डिस्कस करें। आप लोगों के डाउट्स नहीं आते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तब क्या करोगे, एक साथ इतने सारे डाउट्स होंगे। एनटीएससी के लिए भी प्लीज प्रिपेयर करो। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, हेल्प चाहिए तो भी डिमांड करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।